नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल में बिताए उन लम्हों की, जिनके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हुआ और एक नई दिशा ने उसने पकड़ी। उस दौरान हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्थानीय नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त काम किया, उन्हें करीब से जाना और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ उनकी कार्यशैली में काम करना शुरू किया। 90 के दशक के आखिरी वो कुछ साल थे जिसमें प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रभारी बनकर आए थे और उस वक्त जो स्थानीय नेता थे उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मजबूत बनाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदेश के ऐसे ही स्थानीय नेताओं में एक नेता गणेश दत्त जी भी थे, जिन्होंने उस वक्त उनके साथ बहुत वक्त बिताया और प्रदेश भर में दौरे कर संगठन की मजबूती के लिए काम किया। गणेश दत्त जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम के जरिए उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिताए उन लम्हों के बारे में, उन दिनों के बारे में, उस वक्त के बारे में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। गणेश दत्त जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिमला दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हमारे एक संस्मरण रहे हैं उनको पुनर्जीवित करने का अवसर दिया है, तो आप लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत लंबा वक्त आपने बिताया उनके साथ। 97 के बाद जब प्रभारी बनकर यहाँ पर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त आए थे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे थोड़ा सा उस वक्त जो आपने वक्त बिताया जब 97 में बतौर भाजपा प्रभारी नरेंद्र मोदी हिमाचल में आए थे। संगठन की उस वक्त हिमाचल में स्थिति क्या थी और उनके आने के बाद संगठन में क्या बदलाव आया, आपके उनके साथ क्या अनुभव रहे, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ यादें साझा कीजिए प्लीज़। जैसे ही 1996-97 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनकर के आए और जैसे ही उन्होंने संगठन की एक रूपरेखा यहाँ पर आकर के देखी और संगठन की जो वर्किंग थी उसको उन्होंने नज़दीक से देखा और उसके बाद उन्होंने कई मूलभूत परिवर्तन किए और संगठन में एक नई स्फूर्ति और नई एक जान फूंकने का पूरा प्रयास किया। हमें इस बात का गौरव है कि उनके साथ संगठन में काम करने की एक नई अनुभूति हमें प्राप्त हुई और उनका जो कार्य कौशल था काम करने का, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी कार्यशैली से और उनकी वर्किंग से और एक उनका आत्मीय संबंध जो कार्यकर्ताओं के साथ था, उसके कारण हम उनके उस कार्यकाल को आज तक का सबसे अच्छा श्रेष्ठ कार्यकाल किसी भी प्रभारी के रूप में देखते हैं। जैसे हिमाचल में आए तो उन्होंने हिमाचल की जो एक परिस्थितियां थी, हमारे पास अपना कोई कार्यालय नहीं था, हमारे पास पार्टी के नियमित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कोई धन आदि की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्टी ऑफिस का होना चाहिए वो नहीं था। उन्होंने ये सारी चीज़ें जब देखी तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पार्टी को आदेश दिया, खास करके उस समय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे अध्यक्ष भी रहे और उस समय अध्यक्ष भी थे। उनसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदेश का कार्यालय होना चाहिए। तो उनके निर्देश के बाद ही जो आज हमारा दीप कमल यहाँ शिमला में कार्यालय है, उनके इनिशिएटिव से ही आज वो कार्यालय चल रहा है और आज आवश्यकता महसूस हो रही कि उससे भी बड़ा कार्यालय होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कार्यालय में एक जो कार्यकर्ता परमानेंट होना चाहिए, वो भी मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि आज भी वो सुरेश ठाकुर एक हमारे कार्यकर्ता उस समय के जो पार्टी ऑफिस का काम देखते थे, आज भी वो पार्टी के ऑफिस में काम करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आज एक तकनीकी जो समय है वो परिवर्तन का समय है, तो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को उन्होंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी कराई और दिल्ली से 2 कंप्यूटर भेज करके हमारे पार्टी कार्यालय का जो एक मूल ढांचा होना चाहिए, पत्र लिखने का है, वो सारी व्यवस्था करनी चाहिए।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पार्टी का आर्थिक तंत्र क्या है। हमारे पास उस समय पार्टी के पास चिट्ठी लिखने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने सभी मंडलों को बुला करके, सभी प्रदेश के नेताओं को बुला करके उन्होंने कहा कि भाई जब आपके पास कोई संसाधन नहीं है, धन नहीं है और चिट्ठी लिखने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप संगठन को कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनाई। हर मंडल को उन्होंने कूपन छाप करके दिए कि हर मंडल के पास 50,000 रुपये का एक कॉर्पस फंड होना चाहिए। एक हमारा स्थायी जो है ना, हमारी जो पार्टी की गतिविधियां चलाने के लिए, तंत्र को जो है विकसित करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक एक हमारे पास संसाधन वो होने चाहिए। तो हर मंडल में 50,000 रुपये का एक फंड इकट्ठा करके हम लोग फिर उसके बाद सभी पत्राचार जो भी करना होता था, डे टू डे की वर्किंग है, कोई कार्यक्रम है, कोई बैनर बनाना है, कोई झंडे बनाने हैं, तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने और भी कई व्यवस्थाएं, क्योंकि पहले जो हमारी संगठन की जो मीटिंग होती थी 3 महीने बाद होती थी और 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद प्रस्ताव पास करने के बाद समाप्त हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, प्रदेश की मीटिंग 2 दिन अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रदेश के मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं और जो हमारे अन्य संगठन हैं, उनकी भी अलग अलग मीटिंगें होनी चाहिए। तो ये सिलसिला काफ़ी अच्छे ढंग से आगे चलता रहा और उन्होंने एक प्रकार से संगठन के ताने बाने को इतना मजबूत कर दिया कि भाई आज तक भी हम उस संगठन के माध्यम से ही लगातार, हालांकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता आना जाना, परिवर्तन, इस तरह की बात चलती रहती है, लेकिन संगठन का जो मूल ढांचा है वो सशक्त रहे, मजबूत रहे। उनकी जो एक मंत्र था हमारे लिए, वो आज भी चल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आते हैं तो अलग अलग मंचों से वो हिमाचल में अपने बिताए उन लम्हों का जिक्र करते हैं। छोटी छोटी बातें, जगहें हो, गलियां हो, मोहल्ले हो, खाद्य व्यंजन हो, पहनावा हो, उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि उन्होंने जो वक्त यहाँ पर बिताया वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बिताया, बल्कि वो यहाँ पूरे यहाँ के लोगों के बीच इतना घुल मिल गए थे कि ख़ुद को यहीं का, कई बार वो बताते भी हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ आपको लगता है कि उस वक्त उनका ज़्यादा झुकाव उनकी तरफ रहता था? कुल्लू मनाली की पैराग्लाइडिंग का वो जिक्र करते हैं, मंडी के खाद्य व्यंजनों का वो जिक्र करते हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जब शिमला के रिज मैदान पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था तो कॉफ़ी हाउस का वो जिक्र करते हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस का। कौन कौन से ऐसे प्लेसेस, ऐसी जगह हैं जहाँ पर अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था? जैसे मैंने पहले कहा कि उनके जो भी जिनके साथ उनके होते थे वो आत्मीय संबंध होते थे, वो कोई नकली संबंध नहीं बनाते थे, व्यक्ति को नाम लेकर के बुलाते थे। तो उसी के कारण ये है कि आज जब वो हिमाचल में प्रभारी बन के आए, उन्होंने एक प्रकार से हिमाचल के समाज को अपने साथ विलीन कर दिया, या हिमाचल के संस्कृति और हिमाचल के जो रीति रिवाज थे उसमें अपने आप को विलीन कर दिया। और जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो नाम लेके बुलाते थे। रिज में कोई जनसभा होती थी तो उस समय वो शिमला के जो स्थानीय पत्रकार होते थे, जिनके साथ कॉफ़ी हाउस में उनका बैठना उठना रहता था, उनके भी नाम लेकर के जब मंचों से वो बुलाते थे तो लोग गदगद हो जाते थे कि देश का प्रधानमंत्री आज मंच से हमारा नाम ले रहा है, तो इस व्यक्ति के अंदर कोई सामान्य बात नहीं है। और आज भी वो नाम लेते हैं, आज भी कभी जब हिमाचल आते हैं तो आज भी मंच से वो नाम पुकारते हैं उन्हीं लोगों के, उन्हीं पत्रकारों के। निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका जो याददाश्त है, स्मरण शक्ति है, वो एक दैवीय शक्ति उनके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि वो है। क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी रहे हैं और व्यक्ति के बारे में उनका जो आंकलन रहता था वो इतना सटीक रहता था, और उनके जो कार्यकुशलता जो किसी भी कार्यकर्ता के अंदर होती थी, उसके अंदर जो जील होती थी, स्किल होती थी काम करने की, उसको बड़ी गहराई से देखते थे और उसी को वो काम सौंपते थे कि भाई ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, तो उसी को वो जिम्मेवारी सौंपते थे। और उनको एक संगठन में, जैसे उन्होंने कहा कि भाई संगठन को तो मजबूत करना है, लेकिन वो जब मंचों से बड़े बड़े नारे लगाते थे
कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने के लिए वो कहते थे कि मुझे लोकसभा नहीं जीतनी है, तो हम लोग हैरान हो जाते थे। वो कहते मुझे विधानसभा नहीं जीतनी है, हम भी कहते थे भी ये क्या बोल रहे हैं। कहते मुझे पोलिंग बूथ जीतना है। तो पोलिंग बूथ मजबूत करने का जो उनका मंत्र था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये एक उनकी जो शिक्षा थी, आज सारे देश के अंदर हिमाचल से शुरू होकर के आज सारे देश में मेरा बूथ सबसे मजबूत की एक परिकल्पना जो है वो चल रही है। और वो नरेंद्र मोदी जी का ही एक देन है और संगठन के प्रति उनकी जो एक बहुत बड़ी गहरी पकड़ रही है, उसका कारण है कि आज हमारी पोलिंग बूथ की समितियां गठित होती हैं, उसमें पन्ना प्रमुख गठित होते हैं, उसमें और जो समितियां हैं और जो कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्व करना है वो रहती हैं। उनका एक संगठन तंत्र जो है गठित करने का ही एक अनोखा उनके पास एक चमत्कारिक व्यक्तित्व था। उसके कारण ही आज हिमाचल प्रदेश में बेशक सत्ता आए जाए उसका कोई नहीं है, लेकिन संगठन परमानेंट है और मजबूत है और कार्य कुशल है। ये उनकी जो एक हमारे को जो दिया हुआ मंत्र था वो एक आज भी सभी कार्यकर्ताओं के मन में जीवित है, मैं ये कह सकता हूँ। तकनीक का आपने जिक्र किया, जब दीप कमल बना था यहाँ पर कंप्यूटर सीखने की उन्होंने, आज भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आते हैं। देश भर में तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, दुनिया जिस तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का नागरिक भी उस टेक्नोलॉजी को अपनाए, उसके साथ आगे बढ़े, वक्त के साथ चले। अब क्या ये उसी वक्त से तकनीक की तरफ उनका रुझान उसी वक्त से रहता था कि भाई अपडेट होके रहना है, सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं चीज़ों को चलाना है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है? क्या वो मानसिकता आज के दौर में जो हम देखते हैं उसी वक्त से उस वक्त भी वैसी ही थी? जो हमेशा वो ये कहा करते थे आईटी एंड बीटी। आईटी का मतलब उनका होता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीटी उनका होता बायोटेक्नोलॉजी। उसको इस रूप में देखते थे कि भारत टुडे एंड भारत टुमारो, इस तरह की एक उनकी रहती थी। और सबसे पहले अगर हिमाचल प्रदेश में मोबाइल सेट हमने देखा तो उनके पास देखा, प्रभारी रहते हैं। और एक बार वो अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाया हुआ था तो मुझे उन्होंने बुलाया, कहता गणेश दत्त जरा अपने मोबाइल तो दो। मैंने कहा मोदी जी हम गरीब प्रदेश के लोग हैं, हमारे पास कहाँ से मोबाइल आएगी? कहते भैया ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि मोबाइल है मेरे पास, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, आप अपनी क्षमता से ला सकते हो तो लाओ, अगर पार्टी को देना है तो आपको दे, लेकिन आपकी जेब में मोबाइल चाहिए। और क्योंकि किसी समय भी हम आपसे बात करना चाहें तो कैसे करेंगे, आज का समय जो है उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो तकनीक चाहे मोबाइल की हो, चाहे कंप्यूटर की हो, चाहे और व्यवस्थाएं जो पार्टी कार्यालय में होती हैं, पूरा तंत्र विकसित करने की उनकी एक मानसिकता जो थी, उसका ही आज परिणाम है कि हमारे पास आज प्रदेश भर में अधिकतर जिलों में कार्यालय बने हैं और कार्यालय भी पूरी तरह से सुसज्जित हैं, जहां पर पूरी तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। तो ये मोदी जी का ही एक देन थी। अगर हम वही पहले वाले ज़माने में रहते जहाँ पर कि भाई चलो कोई नहीं लैंडलाइन से बात कर लेंगे, कोई और बात कर लेंगे, चिट्ठी लिख देंगे, फैक्स कर देंगे, उसी में रहते तो शायद हम आज तकनीकी को उस तरह से डेवलप नहीं कर पाते जितना आज कर पा रहे हैं। तो ये मोदी जी की ही देन है। अब परसों 17 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा है और 75 वर्ष पूरे करके वो एक हम ये उनको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 75वां साल वो पूरा करके और एक जिसको अमृत उत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, उनको अग्रिम हम प्रदेश की ओर से बधाई भी देना चाहते हैं। उनकी वो शतायु हूँ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम इस बात को लेकर के बड़े गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। तो दूसरा घर मानने के बाद सबसे पहला
उनका गुजरात का घर उनको बधाई देगा, उसके बाद हिमाचल दूसरा घर जो है हम उनको एडवांस में जन्मदिन की बधाई देते हैं। और उनके जन्मदिन पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हैं और जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं और जितने भी हॉस्पिटल वगैरह में फल आदि बांटने का है, जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारा होगा। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हिमाचल उनका दूसरा घर है और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गर्व की बात हिमाचल के लिए भी है और गर्व की बात देश के लिए भी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन हुए हैं। 2014 के बाद से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो लाई गई हैं, जिनका फ़ायदा देश भर के साथ साथ हिमाचल के भी नागरिक उठा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण और कितना विकसित आप उनके कार्यकाल को मानते हैं? पिछले 11 साल का जो कार्यकाल रहा है बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी का, और हिमाचल में जो उन्होंने वक्त बिताया और आज जिस स्वरूप में आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, राष्ट्र को लीड करते हुए दुनिया में, कितना अहम मानते हैं उनके इस कार्यकाल को आज के दौर में? देखिए, हिमाचल तो उनका जो है ना ऋणी रहेगा ही, क्योंकि हिमाचल के लिए उन्होंने विकास की दृष्टि से बहुत बड़े काम किए हैं। वैसे तो सारे देश के अंदर ही उनके जो क्रांतिकारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजनाएं हैं, ओबीसी के लिए योजनाएं हैं और जो हमारे जो वनवासी बंधु भगिनियाँ हैं उनके लिए काम है। तो उनके जो कार्य को कोई भी भूल नहीं सकता। और हम जब आम लोगों से बात करते हैं, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाली बहन भी अगर कहती है कि मोदी जी हमेशा रहने चाहिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हमेशा रहने चाहिए, तो ये एक आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वो निश्चित तौर पर मोदी जी के जो कार्य हैं, जो उनके हिमाचल प्रदेश के लिए चाहे देश के लिए जो भी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं के कारण आज सारे लोग गौरवान्वित भी हैं, लाभान्वित भी हैं। और उनके एक प्रकार से उनकी जो योजनाएं हैं, क्योंकि वो एक वैचारिक व्यक्ति हैं, वो किसी विचार को लेकर के देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे जो बहुत बड़ी विचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका भी जन्मदिन 25 तारीख को आने वाला है। उन्होंने कहा था कि इस समाज का सबसे गरीब आदमी, अंतिम व्यक्ति, उसकी चिंता होनी चाहिए और सरकार उस अंतिम व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको पूरा करे। उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पदचिन्हों पर चल करके उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज देश में गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। गरीब आदमी की चिंता है वो भूखा न रहे, उसको मुफ्त में राशन मिल रहा है। और आज जिनके पास छत नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए घर की व्यवस्था कर रहे हैं। जो एक हर आदमी को जो इलाज की आवश्यकता होती है उसमें हर गरीब का इलाज मुफ्त में हो, उसके लिए एक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका जो ध्यान रखा गया है। और सभी प्रकार के स्कूली बच्चों के ड्रेस की बात है, उनको जो है ना और लाभान्वित करने की जो यह है, बेटियों की जो शिक्षा के लिए है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो कार्यक्रम है, ये बहुत से कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम हैं और जो मोदी जी के कार्यकाल को हमेशा याद भी रखेंगे। और उन नीतियों को कोई भी सरकार आए जाए, कोई भी मतलब प्रदेशों में कई बार सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनको बदल नहीं सकती क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस तरह से और दुनिया भर की जो योजनाएं हैं वो एक प्रकार से एक सौगात है सारे देश के लिए और ये प्रधानमंत्री की ओर से बहुत बड़ी सौगात है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहूँगा। 97 की जब आपने बात करी, 98 की जब बात करी, उसी वक्त प्रधानमंत्री के हिमाचल में बतौर प्रभारी आने के बाद जो अगला चुनाव हिमाचल का हुआ था, आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री बतौर प्रभारी यहाँ पर आए थे और उसका फ़ायदा उस चुनाव में देखने को मिला हो और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में संगठन को एक नई दिशा मिली हो, एक नई मजबूती मिली हो? उसके बारे में थोड़ा सा निश्चित तौर पर, क्योंकि
1997 में जैसे संगठन की रूपरेखा बनी, 1998 में पहला चुनाव उनके नेतृत्व में यहाँ पर हुआ। तो 1998 में जहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी कार्यशैली के बाद हम लोग बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर आके खड़ी हो गई। तो उस समय 8 दिन की सरकार वीरभद्र सिंह जी ने बेशक चला दी थी, लेकिन मोदी जी के कार्य कौशल और उनकी रणनीति के कारण वो सरकार 8 दिन बाद गिर गई और भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी। और भाजपा के बारे में ये कहा जाता था कि इनको ढैया है, 2.5 साल बाद सरकार टूट जाती है। अनफॉर्चुनेटली 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने दोनों बार सरकार बनाई और 5 साल पूरे सरकार चलाई। और उनका भी हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो सरकार जो 8 दिन बाद कांग्रेस की गिरी थी, लेकिन बीजेपी ने बहुमत ना होने के बावजूद भी पूरे 5 साल चलाई और सबसे बेहतरीन सरकार के रूप में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज भी माना जाता है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है। अब युवाओं को लेके उनके काफ़ी आज के दौर में भी चाहे केंद्र की कितनी भी योजनाएं हों, युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री का एक खासा रुझान रहता है। राष्ट्रीय युवा संसद एक कार्यक्रम चलता है केंद्र सरकार का। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया, मन की बात उन्होंने शुरू किया। मन की बात का भी वो कहते हैं कि हिमाचल से ही उन्हें आइडिया मिला था। अब युवाओं को लेके आज जो उनका रुझान देखने को मिलता है, क्या उस वक्त भी उसी तरह का रवैया रहता था कि भाई युवा देश की शक्ति है, युवाओं को आगे जाके देश संभालना है और युवाओं के बिना ये राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर सकता? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब युवाओं की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं ये युवाओं का भारत है। क्योंकि आज 65% जो आबादी है वो युवाओं की है देश में। तो युवा नेतृत्व करे, महिला नेतृत्व करे, ये हमेशा उनका रहता था, हमेशा ही, और अपने भाषणों में भी और अपने कृतित्व में भी रहता था। जब हम कह रहे थे कि 1998 का जो चुनाव आया, तो उस समय भी उन्होंने काफ़ी इस ओर ध्यान दिया कि उस समय जो हमारे बुजुर्ग नेता वगैरह थे उनको थोड़ा सा साइड में करके नए नेतृत्व को आगे लाने का प्रयास किया। और कई बार ऐसा होता है, नए को लाने का थोड़ा सा तत्कालिक नुकसान होता है, क्योंकि लेकिन जो अगर हमने लंबी इनिंग खेलनी है, पार्टी ने बड़े लंबी इनिंग खेलनी है, तो उसके लिए नया खून और नया नेतृत्व और युवा और महिला नेतृत्व आवश्यक होता है। ये उनके दिमाग में हमेशा ही रहता था और उन्होंने करके भी दिखाया। और देश के अंदर भी आज देखिए, ये युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा विभाग आज नौजवानों को देखता है, उनके रोजगार के बारे में चर्चा होती है। और दूसरा एक कंसेप्ट है कि युवा केवल सरकारी नौकरी को ही नौकरी ना माने। युवा जो है एक आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार को अपनाए, अपना आधुनिक कृषि को अपनाए, आधुनिक तकनीक को अपनाए, आधुनिक रोजगार पैदा करने वाला बने, ना कि रोजगार मांगने वाला। ये और जो इंडस्ट्री है उस क्षेत्र में युवा जाए। और उसके लिए उन्होंने देखिए आज युवाओं के लिए कितना बड़ा कार्य किया है कि कई बार युवाओं को जो एक स्टार्टअप योजना है जिसमें बहुत बड़ा युवाओं को एक मैसेज दिया जाता है। लेकिन उसमें गारंटी की कोई ऐसी बात नहीं होती है। युवाओं को बड़े मतलब एक उसमें लेकर के नॉर्मल रूप में उसको बिल्कुल प्रोत्साहित करने के साथ, एक मानसिकता के साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और युवा उसका फायदा भी उठा रहा है। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जिसके दम पर भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी कोशिश है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ आपने जो वक्त बिताया, उसकी अनुभव और उसकी यादें आपने हमारे साथ साझा की। इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वक्त में दुनिया में अपना परचम लहराएगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।